Hello students, today I am going to explain linear programming problem by Big M method. Students, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन करा था सिंप्लेक्स मेथड से एंड बिग एम इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड. टुडे वी हैव a question. Minimize z equals to 12x1 plus 20x2 subject to constraints 6x1 plus 8x2 greater than equals to 100, 7x1 plus 12x2 greater than equals to 120, x1 x2 greater than equals to 0. स्टूडेंट, जो हम लोगों ने लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था सिंप्लेक्स मेथड का, आपको याद होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास मैक्सिमाइज जेड था और सभी कॉन्स्टेंट्स मेरे पास क्या थे, लेस देन टाइप के थे. जब लेस देन टाइप के थे तो हम लोगों ने इक्वेशन बनाने के लिए उसमें कोई ना कोई, जब हम उसे इक्वेट करना चाहते हैं, लेस देन टाइप के कांस्टेंट थे तो हमने एक स्लैक वेरिएबल उसके अंदर ऐड किया था. आज भी वही काम करना है हम लोगों को. हमें सबसे पहला जो स्टेप है, आपको मालूम होगा, जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करें या फिर बिग एम मेथड से सोल्व करें, तो हमारा जो स्टेप 1 होना चाहिए वो स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है. स्टेप 1 हमारे पास होता है कि जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म गिवन है उसको हमें किसके फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या बताएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया है कि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो इन इक्वेशंस होती हैं, उसे हमें किस में चेंज करना होता है, इक्वालिटी में चेंज करना होता है. इक्वालिटी में कब चेंज होगा, देखो क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास है मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू 12x1 प्लस 20x2. अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, अब मेरे पास पहला कंस्टेंट है 6x1 प्लस 8x2 और ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 100 है. अगर मैं ये इसको इक्वेशन में चेंज करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए. अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बनानी है तो डेफिनेटली मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी LHS किसके इक्वल हो जाएगी, RHS के. तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर माइनस करना पड़ेगा. तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं, -S1 इज इक्वल्स टू 100. बट अब इसको बोलते क्या है, जो हम माइनस लगाते हैं -S1, दीज आर नोन एज द सरप्लस वेरिएबल. क्या बोलते हैं हम इसे, सरप्लस वेरिएबल. ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन में करते हैं 7x1 प्लस 12x2 माइनस S2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों का 120. इससे क्या हुआ, मेरी जो इन इक्वेशंस हैं वो किस में चेंज हो गई, इक्वालिटी में चेंज हो गई. उसके बाद हमारे पास क्या कितने वेरिएबल हो गए, अब हमारे पास वेरिएबल हो गए x1 x2 और क्या हुआ, S1 S2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, दीज कंडीशंस आर नोन एज द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस. तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई. यही स्टेप होता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कंस्टेंट्स होते हैं अगर लेस देन टाइप हैं तो हम प्लस का S1 लगाते हैं. अगर हमारे पास ग्रेटर देन कंस्टेंट तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल. तो हमारे पास S1 S2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल. सरप्लस वेरिएबल, ठीक है, ओके. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आपको याद हो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन. अब इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन में आपको क्या बताया था कि हमारा इनिशियल सॉल्यूशन क्या है. अब इनिशियल सॉल्यूशन में हम लोग क्या मान के चलते हैं, चाहे हमारे पास अगर मैक्सिमाइज जेड है, हम मान के चलते हैं प्रॉफिट 0 है. तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, प्रॉफिट को 0 करके तो x1 x2 को हम लोगों ने क्या पुट किया था, 0. यही हमारा इनिशियल सॉल्यूशन है कि हमारा x1 x2 की वैल्यू भी 0 हो तो हमारा प्रॉफिट भी 0. सेम इसी केस में जैसे हमारे पास मिनिमाइज जेड है, मिनिमम किसको कर सकते हैं, मिनिमम मान लीजिए हमारे पास कोस्ट हो सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम जेड हमारी कोस्ट क्या हो, 0 हो. अगर मैं कोस्ट को 0 बनाना चाह रही हूँ, मेरा इनिशियल सॉल्यूशन कोस्ट को 0 बनाना है, मिनिमाइज करते करते 0 करना है, तो वो तभी पॉसिबल है अगर मैं x1 और x2 की वैल्यू को क्या कर लूँ, 0 पुट कर लूँ. तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा कि x1 और x2 इन दोनों को हम लोग क्या पुट करेंगे, 0.
अगर मैं x1 और x2 को 0 पुट करती हूँ तो z मेरे पास 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन पर आए, x1 को 0 पुट किया, x2 को 0 पुट किया, तो यहाँ से मेरे पास s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, s1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -100। और सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगी, x1 0, x2 0, तो s2 की वैल्यू हमारे पास -120। बट s1 s2 की नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि s1 s2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, x1 x2 को 0 पुट करें और s1 की वैल्यू -100, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन पर आकर ही हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिग एम मेथड का यूज़ करते हैं, जिसे हम पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। अब इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन तो हमें मिला ही नहीं अगर हमने x1 x2 को 0 पुट करा, तो इसके लिए इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन को गेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ताकि s1 s2 की वैल्यू नेगेटिव ना आए, तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, और उस आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो कॉस्ट रखते हैं उसे हम बहुत ज़्यादा रखते हैं ताकि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हमें मिल सके। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन लेने के लिए यहाँ पर मुझे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, और उसको हम डिनोट करते हैं A1 से। सेम हेयर, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ A2 से। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो अगर हम इसकी बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, उस केस में हमें जितने वेरिएबल यहाँ पर यूज़ होते हैं, आपकी बॉडी ऑफ सिंप्लेक्स में यूज़ होते हैं, उसको हमें यहाँ भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, प्लस स्लैक वेरिएबल का कफिशिएंट हमेशा क्या होता है, स्लैक और सरप्लस का 0, तो +0 s1 +0 s2। लेकिन ये जो A1 एंड A2 है, इसको हम बहुत बड़ा नंबर देते हैं, दैट इज़ MA1 +MA2। इसे हम क्यों दे रहे हैं, इसे हम इसलिए ऐसा दे रहे हैं ताकि लास्ट फाइनल सोल्यूशन में ये इतनी बड़ा नंबर दे देंगे कि लास्ट के फाइनल सोल्यूशन में ये अपीयर ही नहीं होंगे। इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। दीज आर्टिफिशियल वेरिएबल हैज़ नो फिजिकल मीनिंग, कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। इसको हमने क्यों ऐड करा, मैंने आपको भी बताया क्यों ऐड करा, क्योंकि हम अगर इसको ऐड नहीं करते तो हमारे पास s1 s2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं थी। उस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करा। तो हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल हो गए, हमारे पास x1 x2 s1 s2 a1 a2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x1 x2 को 0 रखा, अब आप s1 और s2 को भी 0 रखें। अगर आप s1 और s2 को भी 0 रखते हैं, अगर आप x1 भी 0 x2 भी 0 s1 भी 0, तो सॉल्यूशन, इनिशियल सॉल्यूशन क्या आएगा, a1 की वैल्यू आ जाएगी 100, और अगर यहाँ x1 को 0 x2 को 0 s2 को 0, तो a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 120। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हुआ कि x1 की वैल्यू भी 0, x2 की वैल्यू भी 0, s1 s2 0, बट a1 a2 की वैल्यू क्या आ गई, 100 एंड 120। बट ध्यान रहे, जब फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पर ये आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर, क्योंकि इनका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। इनको हमने क्यों ऐड करा, इनको हमने ऐड करा जस्ट फॉर फाइंडिंग इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो हमारे पास स्टेप 2 भी हो गया। तो उसके बाद हमारे पास स्टेप 3 क्या होता है, इनिशियल टेबल बनाना, टू फॉर्म इनिशियल टेबल। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको बताया था मैंने कि इनिशियल टेबल का एक फॉर्मेट होता है। तो इनिशियल टेबल का फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। ये मेरे पास इनिशियल टेबल है। इनिशियल टेबल में पहले से कुछ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बेसिस लिखा है, CB CJ XB एंड रेशो। बेसिस क्या होते हैं, हमारे बेसिस हम लोगों के जो इस रो में हमें क्या लिखना है, इस रो में वो सारे वेरिएबल यूज़ करने हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज़ हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे कौन कौन से यूज़ हुए हैं, x1 यूज़ हुआ, x2 यूज़ हुआ, s1 हुआ, s2 हुआ, a1 हुआ, a2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, या हम लोग लिखेंगे x1 x2 s1 s2 a1
A2। और स्टूडेंट Cj क्या होता है? Cj आर द कफिशेंट्स ऑफ दीज वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इन वेरिएबल्स का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल जो कफिशेंट्स है उसे हम क्या लिखते हैं Cj में। तो x1 का कफिशेंट क्या है मेरे पास? 12। x2 का कफिशेंट क्या है? 20। s1 का कफिशेंट 0, s2 का कफिशेंट 0, a1 का कफिशेंट m, a2 का कफिशेंट m। उसके बाद बेसिस वाले कॉलम में क्या लिखते, जो हमारे जिसका हमारे पास सॉल्यूशन आता है। तो सॉल्यूशन किसका आया? A1 का आया और A2 का आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? स्टार्ट कहाँ से होगा क्वेश्चन? A1 एंड A2। और CB क्या होता है? CB क्या होता है? CB आर द कफिशेंट्स ऑफ A1 एंड A2 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो A1 का कफिशेंट मेरे पास क्या है? A1 का कफिशेंट मेरे पास M है और A2 का कफिशेंट भी मेरे पास क्या है? M। एंड दिस इज नोन एज द बॉडी ऑफ टेबल। अब बॉडी ऑफ टेबल लिखनी है। बॉडी ऑफ टेबल कैसे लिखते हैं हम लोग? कफिशेंट्स लिखते हैं। कफिशेंट्स कैसे लिखेंगे हम लोग? x1 का कफिशेंट मेरे पास क्या है? 6। x2 का कफिशेंट क्या है? 8। s1 का कफिशेंट क्या है? -1। s2 इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो s2 कफिशेंट 0। a1 का कफिशेंट क्या है इसके अंदर? a1 का कफिशेंट 1 है और a2 इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो a2 का कफिशेंट क्या हो गया? 0 हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड रो। x1 कफिशेंट 7, x2 का 12, s1 is not present here in this equation, so 0, s2 is -1, this is 0 and this is 1। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्या बताया था लास्ट टाइम आपको, कि जो भी यहाँ पर वेरिएबल रहते हैं वो यहाँ पर क्या बनाते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो 1 0 0 1 दिस इज नोन एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो A1 A2 वेरिएबल हैं ये हमारे पास क्या बना रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ZJ। तो ZJ क्या होता है? ZJ का आपको क्या फॉर्मूला बताया गया है? ZJ क्या रहता है? ZJ हमारे पास होता है समेशन CB और AIJ। CB दिस कॉलम, AIJ ये जो कॉलम हमारे पास आएंगे। तो ZJ हम लोग कैसे निकालते हैं? ZJ निकालने के लिए क्या करना रहता है? M को CB को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो M को 6 से किया तो 6M प्लस M को 7 से किया तो 7M। तो 6M प्लस 7M कितना हो गया? दिस विल बी 13M। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड कॉलम। M multiplied by 8 into M multiplied by 12, तो हाउ मच इज? दिस इज 20M। M को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -M, M को 0 से किया तो 0, तो M को -1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? -M। देन M को 0 से किया तो 0, M को -1 से किया तो फिर अगेन हमारे पास क्या आ गया? -M। M को 1 से मल्टीप्लाई 1, M को 0 से करेंगे तो 0, तो M इंटू 1 हियर 1 0 एंड M इंटू 1 M। ये मेरे पास क्या आ गया? दिस इज ZJ। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं? CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ क्या होता है? CJ माइनस ZJ, जो CJ हमने ऊपर कफिशेंट्स लिखे हैं, इन कफिशेंट्स को किस में से माइनस करना है हमें? ZJ में से। तो 12 माइनस 13M, जब 12 को इसमें से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 माइनस 13M। क्लियर? नेक्स्ट 20 में से किसको माइनस करना हमें? ZJ को। ZJ इज 20M, तो हियर 20 माइनस 20M। ओके, देन 0 और -M माइनस करना है, दिस विल बी M। 0 में से माइनस ऑफ -M करेंगे, अगेन इट विल बी M। M माइनस M 0 एंड M माइनस M 0। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आ गया? CJ माइनस ZJ की वैल्यू आ जाए। एंड वन थिंग यू रिमेंबर कि इसके बाद का स्टेप हमारे पास क्या होता है? टू चेक ऑप्टिमल कंडीशन। तो स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं? स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं ऑप्टिमल कंडीशन के लिए। क्या कंडीशंस मैंने आपको बताई थी? अगर तो मेरे पास मैक्सिमाइज Z होता है तो ये सब वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। और अगर मिनिमम होता है, अगर हमारे पास मिनिमम Z है तो सभी वैल्यूज CJ माइनस ZJ क्या होना चाहिए? दिस शुड बी ऑल पॉजिटिव नंबर।
क्या होने चाहिए, ये पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये सब पॉजिटिव नंबर है तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, बट अगर ये पॉजिटिव नंबर नहीं है तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया। तो लेट अस चेक। 0 ओके, 0 ओके, m पॉजिटिव। नाउ कम टू दीज टू नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि जो m है, m इज़ वेरी बिग नंबर, m इज़ वेरी बिग नंबर। अब m अगर वेरी बिग नंबर किसी -13 से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर मिलेगा। और ये भी हमारे पास -20 में, ये भी मेरे पास क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर हमें मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये सारे नंबर पॉजिटिव नहीं मिले। ये क्वेश्चन ऑप्टिमल कंडीशन का बात थी जब मेरे पास ये पॉजिटिव नंबर मिलते, बट मेरे पास ये 2 नंबर नेगेटिव हैं, 2 नंबर नेगेटिव हैं। इट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसको ऑप्टिमल के लिए आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से जो CJ माइनस ZJ है, इसमें से हम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को चूज करेंगे। क्या करेंगे, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू चूज करेंगे। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो हमारे पास ये 2 वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, एक -13m वाली, एक -20m वाली। एज m इज़ वेरी ह्यूज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, वेरी बिग नंबर, तो 20m इज़ मोस्ट नेगेटिव नंबर। तो इससे मैं मानकर चलती हूँ कि जो दिस वन इज़ मोस्ट नेगेटिव नंबर। क्या करना पड़ेगा हमें, चूज मोस्ट नेगेटिव नंबर। अगर हम मोस्ट नेगेटिव नंबर चूज़ करते हैं तो ये जो मेरे पास कॉलम बनेगा, आपको बताया था ये कॉलम क्या बनेगा, दिस कॉलम विद द की कॉलम। ये कौन सा कॉलम बनेगा, की कॉलम। इसको हम मार्क कर देते हैं, दिस इज नोन एज द की कॉलम। ओके, और जो की कॉलम को हेड करता है, की कॉलम को जो भी नंबर हेड करता है वो हमारे पास क्या होता है, एंटरिंग वेरिएबल होता है। जो अगली टेबल हमारे पास बनेगी उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन में A1 A2 अपीयर नहीं होंगे, इन दोनों की जगह हमारे पास x1 x2 ये वेरिएबल आ सकते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक वेरिएबल लीव करेगा और एक वेरिएबल एंटर करेगा। एंटर कौन करेगा, एंटर वो करेगा जो की कॉलम को हेड कर रहा है। की कॉलम को कौन हेड कर रहा है, x2। इट मीन्स x2 विल बी द एंटरिंग वेरिएबल। x2 मेरे पास क्या रहेगा, एंटरिंग वेरिएबल रहेगा। क्लियर, एंटरिंग वेरिएबल हमें मालूम चल गया। अब हमें मालूम कौन सा करना है कि लिविंग वेरिएबल क्या होगा। तो लिविंग वेरिएबल के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नहीं, एक्स भी क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकला था, या सॉल्यूशन या फिर हम कहते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो 100 and 120। तो यहाँ पर एक्स बी की यहाँ पर 100 वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू क्या है, 120। तो की रो के लिए या हम लोग कहें लिविंग वेरिएबल के, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रेशो फाइंड आउट करते हैं। किसका रेशो फाइंड करते हैं, एक्स बी का की कॉलम के साथ। क्या करते हैं हम लोग, एक्स बी का हम रेशो लेते हैं की कॉलम के साथ। तो ये क्या हो गया हमारे पास 100/8। ठीक है, तो 100/8 हमारे पास कितना आ गया, कैलकुलेट अगर हम इसे करें तो दिस विल बी 25/2। और ये 120/12, दिस इज 120/12, दिस विल बी 10। तो ये 25/2 आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, 10। तो स्टूडेंट्स हम लोग रेशो में से कौन सा चूज़ करते हैं, रेशो हम लोग चूज़ करते हैं, मिनिमम रेशो चूज़ करते हैं। तो 25/2 और 10 में से मिनिमम रेशो कौन सा हुआ, क्योंकि 25/2 इज़ 12.5 और ये क्या हुआ 10, तो 10 इज़ द मिनिमम रेशो। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी, दिस विल बी अवर की रो, दिस विल बी अवर की रो। दिस इज नोन एज अ की कॉलम, दिस इज नोन एज अ की रो। एंड जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, की कॉलम और की रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इज 12, दिस इज नोन एज द की एलिमेंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। और जो की रो को हेड करता है, की रो को कौन वेरिएबल हेड कर रहा है, A2। इट मीन्स इन द नेक्स्ट टेबल A2 विल बी द लिविंग वेरिएबल एंड x2 विल बी द एंटरिंग वेरिएबल। तो हमें यहाँ से A2 मिल गया, A2 इज द लिविंग वेरिएबल। A2 हमारे पास क्या हो गया, लिविंग वेरिएबल। इसका मतलब जो हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी उसमें हम लोग A2 की जगह क्या लिखेंगे, A2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे। ओके, एंड दिस इज द की रो, दिस इज की कॉलम एंड 12 इज द की एलिमेंट। तो कम टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। This is a table for iteration number 1.
तो अगेन एक हम लोग और चीज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल में से एक बार लीव कर जाए, ऑलवेज रिमेंबर, एक बार आर्टिफिशियल वेरिएबल जो लीव कर जाता है वो वापस कभी भी कैलकुलेशन में अपीयर नहीं होता। सरप्लस वेरिएबल वापस एंटर कर सकते हैं बट A2 विल नेवर एंटर अगेन। सो अगेन यहाँ पे हमें बेसिस लिखने हैं। बेसिस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 x2 s1 s2 एंड स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो A2 है, A2 इज़ अ लिविंग वेरिएबल। अगर लिविंग वेरिएबल है तो हम उसे अगर नेक्स्ट साइटेशन में नहीं लिखेंगे देन इट विल बी ओके। हम उसको ओमिट, उस वाले कॉलम को ओमिट कर सकते हैं जो हमारे पास एक बार वेरिएबल जो है वो लीव कर जाता है। तो यहाँ पर मैंने A2 का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि A2 इज़ अ लिविंग वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल जो एक बार लीव करके वापस एंटर नहीं कर सकता। अगेन x1 का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है 12, x2 का कोफिशिएंट 20, s1 coefficient 0, s2 coefficient 0 and a1 coefficient is m. Now come to these column. यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट रो है this will remain same a1 and coefficient is also remain same, that is m, but in the this iteration a2 is a living variable and who is entering variable is x2. तो x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल और x2 का जो हमारे पास कोफिशिएंट है दैट इज 20। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 20। अब आपको ये मालूम है स्टूडेंट्स कि ये जो नेक्स्ट साइटेशन हमारी बनती है उसमें ये जो बॉडी ऑफ टेबल है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, एज यू नो कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है, जो भी हमारे पास की एलिमेंट आता है, की एलिमेंट को मुझे क्या बनाना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि 1 बनाने का एक ही मेथड है की एलिमेंट को, और वो मेथड क्या है, to make the key element to 1 divide the key element by the number itself। इसका मतलब क्या है कि जो भी की एलिमेंट नंबर है उसको उसी नंबर से अगर हम डिवाइड कर दे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 1। हियर नंबर इज 12। अब 12 को 1 बनाना है। 12 को 1 बनाने का क्या तरीका है, 12 को 1 बनाने का एक ही तरीका है कि इसको हम नंबर को क्या करें 12 से डिवाइड कर दें। डिवाइड दिस नंबर बाय 12 होल रो बाय 12, क्योंकि जो भी ऑपरेशन लगेगा वो एक नंबर पे नहीं लगता, वो हमारे पास किसके ऊपर लगता है, वो हमारी पूरी की रो के ऊपर लगता है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले 12 है, 12 को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। एंड हेयर इट विल बी 7 बाय 12, 0 बाय 12 इज 0, दिस इज -1 so it will be -1 by 12 and 0 by 12 is 0। क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया है, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, की एलिमेंट को 1 बनाना, और की एलिमेंट को 1 बनाने का क्या आपको मेथड बताया कि जो की एलिमेंट है उसको डिवाइड बाय द नंबर इटसेल्फ कर देते हैं। ओके, नाउ अब मुझे ये वाली एंट्रीज लिखनी है। तो आपको याद हो कि हम ओल्ड और न्यू का कुछ एक हमारे पास फॉर्मेट था, एक फॉर्मूला था कि न्यू के रो के एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था, अगर आपको रिमेंबर हो, न्यू का क्या था, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू और डिवाइड बाय द की एलिमेंट। ओके, रिमेंबर? ओके, तो आते हैं हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू। अब इस वैल्यू की ओल्ड वैल्यू क्या है मेरे पास, ओल्ड वैल्यू इज 6। तो ये हमारे पास आ गया ओल्ड वैल्यू इज 6, ओल्ड वैल्यू इज 6। करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, की कॉलम देखो, की कॉलम ये, इसके सामने की कॉलम में वैल्यू कौन सी आ रही है 8 मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, इसके सामने की रो ये है, की रो में इसके सामने कौन सी वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है हमारे पास 7। और की एलिमेंट इज 12, की एलिमेंट इज 12। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 6 माइनस 14 बाय 3, तो 6 माइनस 14 बाय 3 दिस विल बी 4 बाय 3। क्लियर? तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दिस वैल्यू इज 4 बाय 3। क्लियर है? नाउ अब हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यू। ओल्ड वैल्यू मेरे पास कौन सी है इसकी 8 माइनस
करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, तो की कॉलम तो यही है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी यही रहेगी। की रो वैल्यू, की रो में इसके सामने वैल्यू आ रही है 12, की एलिमेंट इज ऑल्सो 12, तो ये 8 माइनस 8 मेरे पास क्या आ जाएगा 0, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0 आ गई। नाउ अब हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है S1, S1 की करस्पॉन्ड ये ओल्ड वैल्यू मेरे पास क्या है -1, -1 की कॉलम में इसके सामने कौन सी वैल्यू आ रही है 8, की रो में इसके सामने कौन सी वैल्यू आ रही है 0 डिवाइड बाय 12। तो स्टूडेंट्स कुछ भी मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो ये आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 0, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1, दिस इज -1। नाउ कम टू दिस वैल्यू S2, S2 की ओल्ड वैल्यू, S2 की ओल्ड वैल्यू इज 0, 0 माइनस 0 के सामने की कॉलम, की कॉलम में इसके सामने कौन सी आ रही है 8, की रो इज -1 डिवाइड बाय 12, दिस विल बी 8 बाय 12, 2/3, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2/3। नाउ कम टू दिस वैल्यू, ओल्ड वैल्यू इज A1, A1 की ओल्ड वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 1 के सामने की कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है 8, कौन सी वैल्यू आ रही है की रो में 0 डिवाइड बाय 12, समथिंग इज मल्टीप्लाइड 0 इज 0, तो दिस विल बी 1, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास नई आइट्रेशन आ गई, नई टेबल आ गई। इस नई टेबल में हमारा ये बॉडी ऑफ टेबल, अच्छा ओके, अभी हमारे पास क्या है XB की वैल्यूज़ रह गई हैं, है ना, तो XB की वैल्यू भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर वैल्यू मेरे पास क्या थी 120, डिवाइड हम लोगों ने 12 से किया था, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 10। तो अब हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, अब हमें वैल्यू लिखनी है ये वाली, ओल्ड वैल्यू क्या है मेरे पास, ओल्ड वैल्यू इज 100 की कॉलम में वैल्यू क्या है मेरे पास 8 एंड की रो में वैल्यू क्या है 120 एंड की एलिमेंट इज 12, सो दिस इज 20, so this value will be 20। तो ये हमारी नई टेबल बन गई। अब हमें क्या करना होता है, क्या कैलकुलेट करना है अब हमें कैलकुलेट करना है ZJ। तो ZJ कैसे कैलकुलेट होता है, CB को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम के कोफिशिएंट से। तो कम टू द फर्स्ट कॉलम, M इंटू 4/3, तो दिस विल बी 4/3 M प्लस 20 into 7/12, this will come out to be 20 into 7/12, this will come out to be 35/3। okay, now come to this, M multiplied by 0, 20 multiplied by 1, 20, M multiplied by -1 -M एंड 20 मल्टीप्लाई 0, 0, M को 2/3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2/3M एंड 20 इंटू -1/12, दिस विल बी -5/3, M इंटू 1 M, 20 इंटू 0, 0, दिस विल बी M। नाउ अब हमें फिर से क्या करना है, हमें चेक करना है ऑप्टिमल कंडीशन, और ऑप्टिमल कंडीशन के लिए सारी वैल्यूज़ मेरे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी तो पहले हमें क्या काउंट करना है CJ माइनस ZJ, तो CJ माइनस ZJ 12 माइनस दिस वन, तो इसे करें हम कैलकुलेट करें, इसे 12 में से माइनस करें 4/3M तो एज इट इज़ रहेगा, -4/3M, बट हमें क्या करना है 12 माइनस 35/3,
दिस विल कम आउट टू बी 1/3 है। इसे आप अगर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 4/3m। 4/3m तो यहीं से हो गया, और 12 माइनस 35/3 करेंगे तो 1/3। नाउ 20 माइनस 20 0, 0 माइनस ऑफ माइनस m, दिस विल बी m। 0 माइनस दिस करेंगे तो 5/3 पॉजिटिव हो जाएगा और 2/3 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 5/3 माइनस 2/3m, एंड m माइनस m विल कम आउट टू 0। अब सी जे माइनस जेड जे आ गया। सी जे माइनस जेड जे की सारी वैल्यूज़ मेरे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए या ज़ीरो होनी चाहिए। ज़ीरो ओके एम ज़ीरो, बट हमारे पास हम फिर इन दो वैल्यूज़ के साथ रहेंगे। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि एम इज़ वेरी लार्ज नंबर, इफ़ एम इज़ वेरी लार्ज नंबर देन दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी नेगेटिव एंड ऑल्सो दिस वैल्यू कम आउट टू बी नेगेटिव। इसका मतलब ये वैल्यू भी नेगेटिव आ गई और ये वैल्यू भी नेगेटिव आ गई। अब इन दोनों में से मैं देखना है कि हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमारे पास कौन सी आएगी। तो ऑब्वियसली 2/3 को हम करेंगे तो 0.6m समथिंग आएगा, एंड दिस इज़ 1.4/3 को करेंगे तो दिस इज़ 1 पॉइंट समथिंग। तो डेफिनेटली दिस विल बी द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। तो ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ गई। ये हमारे पास जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, की कॉलम। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि -2/3 और -4/3 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4/3 जो है वो लार्ज नंबर आएगा। अगर ये लार्ज नंबर आएगा तो इट मीन्स ये हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू के होते हुए ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी आवर की कॉलम फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेशो फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें की रो निकालनी है, तो रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाय 4/3 एंड दिस विल बी कम आउट टू 15, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा 60/4 एंड दिस विल कम आउट टू बी 15। नाउ 7/12 और डिवाइड बाय 10, 7/12 डिवाइड बाय 10, 7/12 और डिवाइड बाय क्या करा हम लोगों ने 10, तो ये हो जाएगा दिस इज 7/12 को डिवाइड बाय हम लोगों ने 1/10 करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4। सॉरी, दिस इज 35 this will be 12/7 and it will come out to be 120/7। दिस वैल्यू कम आउट टू बी 120/7। रेशो हमें निकालना है। रेशो जब निकालेंगे तो 10/7/12, तो इस 10/7/12 12/7, दिस इज 120/7। तो दिस वैल्यू कम आउट टू बी 15 एंड दिस वैल्यू कम आउट टू बी 120/7। तो इसमें से हमें क्या देखना है, मिनिमम रेशो। तो मिनिमम रेशो क्या होगा, 120/7 और 15 में से मिनिमम रेशो हमारे पास क्या होगा, मिनिमम रेशो डेफिनेटली मेरे पास क्या बन रहा है इसमें से 15। तो 15 this will come out to be our key row and 4/3 is our key element। अब हमें क्या देखना है, जो की कॉलम को हेड कर रहा है वो मेरे पास क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल, और जो की रो को हेड कर रहा है वो मेरे पास क्या होगा वो हमारे पास लिविंग वेरिएबल। तो इस वाली इक्वेशन के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास x1 एंटरिंग वेरिएबल, x1 is entering variable and a1 is our living variable। तो जो नेक्स्ट टेबल हम लोगों की बनेगी उसके अंदर क्या होगा, x1 हम एंटर करवाएंगे और a1 को हम क्या करवाएंगे, लीव करवाएंगे। तो हम नेक्स्ट आइट्रेशन पर चलते हैं। फॉर्मेट ऑफ नेक्स्ट आइट्रेशन इज दिस। फॉर्मेट हमारे पास हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखने होते हैं, बेसिस लिखने होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो a1 है वो लीव कर रहा है, तो इस वक्त हम a1 को नहीं भी लिखेंगे, इस कॉलम को ओमिट कर सकते हैं। तो मेरे पास बचेगा क्या क्या, x1, x2, s1 एंड s2। x1 is 12,
दिस इज़ 20, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0। अब हमारे पास क्या है, ये जो x2 है वो तो सेम रहा हमारे पास, दिस इज़ 20 एंड a1 की जगह मेरे पास क्या वेरिएबल आ रहा है, x1 इज़ अवर एंटरिंग वेरिएबल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, x1 इज़ अवर एंटरिंग वेरिएबल एंड इट्स कोफिशिएंट इज़ 12। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें की एलिमेंट में मिल गया है, की एलिमेंट मेरे पास क्या है 4/3। तो इस 4/3 को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 4/3 को 1 कैसे बना सकते हैं, क्या बताया था, डिवाइड बाय द नंबर इटसेल्फ। तो 4/3 को 4/3 से ही डिवाइड करना है, या फिर इन सिंपल टर्म्स हम लोग कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, 4/3 से डिवाइड, या फिर 3/4 से हम लोग क्या कहेंगे, इसे मल्टीप्लाई कह सकते हैं, है ना। तो क्या करें, 3/4 से 4/3 से डिवाइड करने का मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है। तो क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को 3/4 से मल्टीप्लाई करते जाएं। तो करेंगे तो 4/3 को 3/4 से करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 1, दिस इज 0। और -1 को 3/4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/4। और 2/3 को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2। 1/2 3/4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे हमारे पास क्या था, यह हमारे पास क्या था 15। तो 15 को करें, 15 को इंटू 3/4, दिस विल बी 45/4। क्लियर। ना अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है, मतलब नई वैल्यूज़ लिखनी है। नई वैल्यूज़ के लिए हमारे पास फॉर्मूला, फिर से क्या फॉर्मूला था हमारे पास, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस की कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय की रो वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ और डिवाइड बाय द की एलिमेंट। ओके, नाउ अब हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, हमें ये वाली वैल्यू लिखनी है। इसकी ओल्ड वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ओल्ड वैल्यू मेरे पास इसकी क्या है, 7/12। ओल्ड वैल्यू इज 7/12 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू तो ये खुद ही है 7/12 की रो वैल्यू 7/12 के सामने की रो में 4/3 एंड डिवाइड बाय द की एलिमेंट। की एलिमेंट इज 4/3। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, 7/12 माइनस 7/12 0। इसका मतलब ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट, अब हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यू लिखनी है। इसके हमारे पास देखो वैल्यू कौन सी सामने आ रही है, इसकी ओल्ड वैल्यू मेरे पास क्या है, इसकी ओल्ड वैल्यू मेरे पास क्या है 1। तो ओल्ड वैल्यू इज़ 1। इसके सामने की कॉलम में इसके सामने कौन सी वैल्यू आ रही है, 7/12। इसके सामने की रो में कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 डिवाइड बाय 4/3। समथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0 1। This value come out to be 1. Now next value, ये वाली वैल्यू लिखनी है हमें। इसकी ओल्ड वैल्यू मेरे पास S1 की ओल्ड वैल्यू क्या है यहाँ पर, -0। सेकेंड रो में देख रहे हैं हम लोग, सेकेंड रो में वैल्यू मेरे पास क्या है 0 माइनस 0 की कॉलम में करस्पॉन्डिंग वैल्यू 7/12। करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू दिस इज -1 डिवाइड बाय 4/3। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 7/12 इंटू 3/4। दिस विल कम आउट टू बी 7/16। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 7/16। नाउ कम टू दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू। इस सेकेंड रो में यहाँ ओल्ड वैल्यू मेरे पास क्या है 0। तो ये आ गई ओल्ड वैल्यू इज 0। 7/12 1 0,
सॉरी -1/12, -1/12 S2 की वैल्यू -1/12 माइनस की कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है करस्पॉन्डिंग 7/12, की रो में कौन सी वैल्यू आ रही है इसके सामने 2/3 डिवाइड बाय की एलिमेंट इज 4/3। तो इसे हम सोल्व करें, दिस इज -1/12, इसको जब आप सोल्व करेंगे, सोल्व करके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/12, 2/3, 3/4, और ये सब हम जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3/8। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -3/8। ओके, नाउ कम टू दिस वैल्यू। ओल्ड वैल्यू मेरे पास क्या है इसकी, 10। ओल्ड वैल्यू इज 10 माइनस की कॉलम वैल्यू 7/12, की रो वैल्यू इज 20 डिवाइड बाय 4/3। 10 minus 7/12 into 20 into 3/4. This will come out to be 5/4 times the 40, 5/4. ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5/4। ठीक है, नाउ जेड क्या होगा हमारे पास, जेड में हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 12 into 1 12 plus 20 into 0 0, this will come out to be 12, 0 this will be 20, 12 को -3/4 से करेंगे, प्लस 20 को 7/16 से करेंगे, तो this will come out to be 9 and this will come out to be -1/4. Again 12 into 1/2 plus 20 into -3/8, this will come out to be -3/2. Now come to Cj minus Zj. Cj minus Zj मतलब 12 minus 12 0, 20 minus 20 0, 0 minus of -1/4, this will be +1/4, 0 minus of -3/2, this will be 3/2. Now check the optimal condition. If Cj minus Zj all greater than equals to 0, then we'll get the optimal solution. इसका मतलब हमारे Cj minus Zj सारे क्या आ गए, पॉजिटिव वैल्यू आ गई हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो हमारे पास क्या होगा, दिस सॉल्यूशन विल बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की हम बात करें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं, हमारे पास आंसर आएगा, एक x1 की वैल्यू आएगी और एक हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू आएगी। तो x1 एंड x2 की वैल्यू लेट अस फाइंड आउट। यशमित बेटे करो मोटी बुक दियो, मैंने आंसर तो लिखा है, बीच में क्रॉप कर देगा वो। मोटी बुक लेके घर बैठ, आंसर लिखना रह गया था, आंसर लिखा है कितनी देर का होगा, बस 2 मिनट 1 मिनट हो गया ठीक, पता लगेगा। आंसर एक बार चेक करना, पूरी हो गई वीडियो, आंसर लिखना है अभी, क्रॉप करनी पड़ेगी मेरे को, लास्ट में करनी पड़ती है तो लास्ट में बीच में। यार ये तो ये गलत आ रहा है, 15 कैसे आ रहा है।
सो सॉल्यूशन विल बी x1 की वैल्यू हमारे पास, सॉरी दिस इज 20 नॉट 15, 20, 4 5 are 15 and it will come out to be 15. So x1 वैल्यू हमारे पास 15 आ गई एंड x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x2 की वैल्यू मेरे पास आई यहाँ पर 5/4. तो z की वैल्यू क्या आएगी, z हमारे पास क्या है, z हमारे पास था 12x1 plus 20x2. तो let us put these value, 12 into 15 plus 20 into 5/4 and solve this. This will come out to be 4 5s are, this will be 25, this will be 180 and answer will be 180 plus 25, this will be 205. So answer will be 205. Minimum z equals to 205, x1 is 15 and x2 is 5/4. Okay students, I hope you got it. So let us meet in the next class for some new question. Thank you.